हेलो बच्चों। तो हम अपने पार्ट 2 के साथ आ चुके हैं। पिछले लेक्चर में आप लोगों को मैंने डाइपोल मोमेंट के बेसिक्स के बारे में बताया था, किस तरह से हम किसी भी मॉलिक्यूल को पोलर एंड नॉन पोलर के बीच में क्लासीफाई कर सकते हैं। उसके बारे में हमने डिस्कस किया था किस तरह से किसी भी पोलर कोवलेंट बॉन्ड के अंदर परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर एज वेल एज कोवलेंट कैरेक्टर निकालते हैं, उसकी भी बात मैंने आप लोगों को समझाई थी। और किस तरह से कोई भी मॉलिक्यूल पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स पोलर है या नॉन पोलर है उसको किस तरह से पता लगाया जाता है, उसके बारे में भी हमने बात की थी। उसी से रिलेटेड आज के क्लास में भी हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले एक छोटा सा नोट आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। जितने भी सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी जो डाइपोल मोमेंट होती है वो ज़ीरो मानी जाती है। जैसे PCl5 हो गया, SF6 हो गया, CCl4 हो गया, CH4 हो गया। यहाँ पे सिमेट्रिकल का मतलब ये है कि सेंट्रल एटम के चारों तरफ जो सराउंडिंग एटम्स है, मतलब सेंट्रल एटम का जो एनवायरनमेंट है चारों तरफ वो सेम है, तब हम कहते हैं कि मॉलिक्यूल हमारा सिमेट्रिकल नेचर का है। तो जितने भी सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स होंगे उनका डाइपोल मोमेंट हमेशा आपको क्या लेके चलना है, ज़ीरो। मतलब ऐसे मॉलिक्यूल हमेशा क्या होंगे, नॉन पोलर नेचर के होंगे। इसको हम थोड़ा प्रूव भी कर लेते हैं। जैसे मैं PCl5 का ही एग्जांपल लेती हूँ। जो हम एक्सप्लेनेशन PCl5 के लिए देंगे वही सेम एक्सप्लेनेशन आप बाकियों के लिए भी लगा सकते हैं। देखिए PCl5 क्यों हमारा ज़ीरो डाइपोल मोमेंट देगा। सबसे पहले PCl5 का शेप कैसा होता है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो ये हमारा PCl5 है जिसमें 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड है और 2 एक्सियल बॉन्ड है। अब अगर हम यहाँ पे बॉन्ड मोमेंट की बात करें, जो कि मैंने आप लोगों को पिछले क्लास में सिखाया था, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, बॉन्ड डाइपोल फॉस्फोरस और Cl के बीच में किसकी तरफ होगा, Cl, क्योंकि Cl ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है फॉस्फोरस से। यहाँ पे भी बॉन्ड डाइपोल किसकी तरफ होगा, Cl। यहाँ पे भी Cl, यहाँ पे भी Cl और यहाँ पे भी Cl। अब गौर से देखिए, जो ऊपर वाला बॉन्ड डाइपोल है वो नीचे वाले बॉन्ड डाइपोल को फुली कैंसिल कर देगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड वाइज बराबर है और एंगल भी 180 है, तो रिजल्टेंट आपका कैंसिल हो जाएगा। अब बचा क्या आपके पास, बचा सिर्फ इक्वेटोरियल वाले बॉन्ड। अब जो इक्वेटोरियल बॉन्ड है उनके बीच में आपस में एंगल कितना है, 120। तो अब अगर गौर से देखा जाए तो यहाँ देखिए, ये बॉन्ड मोमेंट या ये बॉन्ड डाइपोल जो है वो Cl की तरफ है, ये बॉन्ड डाइपोल भी आपका Cl की तरफ है और ये भी बॉन्ड डाइपोल आपका Cl की तरफ है। अब गौर से देखिए, दो वेक्टर जिनके मैग्नीट्यूड बराबर हैं, क्योंकि दोनों P और Cl के बॉन्ड की वजह से अराइज हुआ है, दोनों का मैग्नीट्यूड अगर मैं AA ले लेती हूँ तो दोनों का जो रिजल्टेंट होगा बच्चों, वो रिजल्टेंट भी आपका क्या होगा, सेम ही होगा। जो कि मैंने पिछले क्लास में भी आप लोगों को कहा था कि दो वेक्टर जिनके मैग्नीट्यूड बराबर होते हैं और दोनों के बीच का एंगल अगर 120 होता है तो रिजल्टेंट वेक्टर भी उसी मैग्नीट्यूड का होता है, सेम मैग्नीट्यूड का होता है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट अब हम यहाँ पे लिख चुके हैं। अब गौर से देखिए, ये जो वेक्टर बचा हुआ है इसका मैग्नीट्यूड भी A है, ठीक है। ये जो वेक्टर बचा हुआ है इसका मैग्नीट्यूड भी A है, और ये जो वेक्टर हमने इन दोनों का रिजल्टेंट बनाया है ये भी मैग्नीट्यूड A वाला है, और दोनों के बीच का एंगल कितना है, 180। तो रिजल्टेंट आपका कितना हो जाएगा, ज़ीरो। मतलब जब सेंट्रल एटम चारों तरफ से सेम ही टाइप ऑफ एटम के साथ सराउंडेड होता है और मॉलिक्यूल अगर सिमेट्रिकल होता है तो हम वैसे केस में रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट कितना कहते हैं, ज़ीरो कहते हैं। चलिए नेक्स्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा कंसेप्ट है जो कि नीट में कई बार आप लोगों को पूछा जाता है, जेई में कई बार आप लोगों को पूछा जाता है, बेंट रूल। अब ये बेंट रूल का स्टेटमेंट क्या है, बेंट रूल ये कहता है कि अगर किसी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है, जिसको शॉर्टकट में हम TBP कह सकते हैं, तो अगर किसी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री TBP है तो वैसे केस में जो डबल बॉन्ड होती है या लोन पेयर अगर मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद है, ये हमेशा प्रिफर करता है इक्वेटोरियल पोजीशन को ऑक्यूपाई करना। वाइल अगर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है तो ये हमेशा प्रिफर करता है एक्सियल पोजीशन को ऑक्यूपाई करना। कहने का मतलब ये है, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। यहाँ 4 मॉलिक्यूल मैंने ले रखे हैं। अगर यहाँ पे इस फॉस्फोरस की बात करें तो फॉस्फोरस यहाँ पे 5 बॉन्ड बना रहा है। 5 बॉन्ड अगर बनाएगा तो सिंस इसकी जो ज्योमेट्री है यहाँ पे वो ट्राइगोनल
बाइपिरामिडल है तो 3 इसके इक्वेटोरियल बॉन्ड है और 2 इसके एक्सियल बॉन्ड है। अगर बेंट रूल के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे जो सराउंडिंग एटम है वो 2 तरह के हैं, मतलब 2 डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले हैं। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी Cl से ज़्यादा होती है। तो अकॉर्डिंग टू बेंट रूल जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है वो हमेशा प्रेफर करता है एक्सियल पोजीशन पे जाना। मतलब इन 3 में से किसी 2 फ्लोरीन को हम क्या करेंगे, एक्सियल पे भेज देंगे। अब बचा हुआ एक फ्लोरीन को मजबूरी में कहाँ पे जाना पड़ेगा, इक्वेटोरियल पे, और जो 2 Cl है वो तो आपका इक्वेटोरियल पे जाएगा ही। अब गौर से देखिए यहाँ पे, अगर आप इसका रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट निकालने जाएंगे तो ऊपर वाला जो बॉन्ड डाइपोल है वो नीचे वाले बॉन्ड डाइपोल को तो कैंसिल कर देगा। तो ये तो हमारा कैंसिल हो गया, तो इसको हम हटा देते हैं। ये हमारा बॉन्ड डाइपोल कंप्लीट कैंसिल हो चुका है एक दूसरे के साथ, तो इसको हम हटा देते हैं। अब बचा यहाँ पे ये तीनों बॉन्ड। अब इन तीनों बॉन्ड को गौर से देखिए। सबसे पहले यहाँ पे फॉस्फोरस और F के बीच में F ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो बॉन्ड डाइपोल इसका फ्लोरीन की तरफ होगा। यहाँ पे दोनों बॉन्ड डाइपोल किसकी तरफ होंगे, Cl की तरफ। बट गौर से देखिए, अगर हम इस बॉन्ड डाइपोल का मैग्नीट्यूड A लेते हैं तो इन दोनों बॉन्ड डाइपोल का जो रिजल्टेंट है, सिंस ये कितना एंगल पे मेंटेन्ड है, 120 पे। अगर सपोज ये B मैग्नीट्यूड का है तो ये भी B मैग्नीट्यूड का होगा, क्योंकि ये दोनों सेम ही टाइप के बॉन्ड डाइपोल है। बट B आपका A के बराबर नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि A जो आपका बॉन्ड डाइपोल है P और F की वजह से अराइज हुआ है, और B वाला जो बॉन्ड डाइपोल है P और Cl की वजह से अराइज हुआ है। दोनों एनवायरनमेंट अलग है तो मैग्नीट्यूड वाइज भी वो दोनों अलग अलग होंगे। अब यहाँ देखिए, ये जो 2 वेक्टर आप देख रहे हैं, दोनों की मैग्नीट्यूड बराबर है और एंगल इन दोनों के बीच में है 120, तो रिजल्टेंट वेक्टर विल बी ऑफ सेम मैग्नीट्यूड। तो ये जो हमारा वेक्टर इन दोनों का रिजल्टेंट बनेगा, ये इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, B ही होगा। अब सिंस A और B तो हमारे बराबर है नहीं, तो भले ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, ये वाले वेक्टर और ये वाले वेक्टर, भले ये दोनों वेक्टर हमारे एक दूसरे के ऑपोजिट देखने में लग रहे हैं, बट सिंस दे आर ऑफ अनइक्वल मैग्नीट्यूड सो दे विल नॉट कैंसल ईच अदर। और इस तरह से A और B आपका अगर इक्वल नहीं है तो A माइनस B जो आपका होगा ये भी नॉट इक्वल टू 0 होगा। क्योंकि अगर मैं मान के चलूँ कि A का मैग्नीट्यूड B से ज़्यादा है, एज्यूम कर लेते हैं, तो A माइनस B विल बी आवर रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट, एंड सिंस A इज नॉट इक्वल टू B दैट मीन्स यहाँ पे रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट हमेशा क्या होगा, नॉन ज़ीरो होगा। और नॉन ज़ीरो है तो ये मॉलिक्यूल हमारे लिए क्या हो गया, पोलर। बट अगर मैं सेम मॉलिक्यूल को बेंट रूल के हिसाब से ड्रॉ करूँ तो देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। P 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड है और 2 एक्सियल बॉन्ड है। अब कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन और Cl में फ्लोरीन, और सिंस 2 ही फ्लोरीन है तो दोनों फ्लोरीन को हम क्या करेंगे, एक्सियल पे डाल देंगे, और बचे हुए 3 पोजीशन को हम क्या दे देंगे, Cl। तो अब यहाँ पे देखिए क्या होगा बच्चों, ये जो मॉलिक्यूल है इसमें ऊपर वाला जो बॉन्ड डाइपोल है वो नीचे वाले बॉन्ड डाइपोल को फुली कैंसिल करेगा। तो ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर दिए। अब बचा क्या, इक्वेटोरियल वाला पार्ट। तो इक्वेटोरियल वाला पार्ट कुछ ऐसा है। अब तीनों बॉन्ड हमारे क्या हैं, सेम ही मैग्नीट्यूड के हैं, क्योंकि तीनों बॉन्ड हमारा सेम ही है, तो इसलिए तीनों का जो वेक्टर होगा वो सेम ही मैग्नीट्यूड का होगा। ये वेक्टर सपोज A मैग्नीट्यूड का है तो ये भी आपका A मैग्नीट्यूड का होगा, और ये भी आपका A मैग्नीट्यूड का होगा। अब इन दोनों को गौर से देखिए, 2 वेक्टर जिनके मैग्नीट्यूड बराबर है और एंगल इन दोनों के बीच में 120 डिग्री है, तो रिजल्टेंट विल बी ऑफ सेम मैग्नीट्यूड विच इज़ A। अब यहाँ पे देखिए, ये जो वेक्टर है हमारा और ये जो वेक्टर है, मैग्नीट्यूड वाइज दोनों बराबर हैं और एंगल वाइज यहाँ पे कितने हैं, 180। तो जब 2 वेक्टर जिनके मैग्नीट्यूड बराबर होते हैं और एंगल अगर उनके बीच में 180 डिग्री का होता है तो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट हमेशा क्या होगा, यहाँ पे 0 होगा। और अगर रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट 0 है तो मॉलिक्यूल को हम क्या कहेंगे, मॉलिक्यूल विल बी नॉन पोलर। मतलब हम बेंट रूल को यूज़ करके
मॉलिक्यूल का एक्चुअल शेप पता कर सकते हैं, मतलब कौन सा एटम किस पोजीशन पे लोकेटेड है इसके बारे में पता लगाया जा सकता है, और तभी हम कौन सा मॉलिक्यूल पोलर है टीबीपी ज्योमेट्री के अंदर और कौन सा नॉन पोलर है इसके बारे में पता लगा सकते हैं। सिमिलरली अगर मैं थर्ड एंड फोर्थ मॉलिक्यूल की बात करूं तो आप देखिए, अगर बेंट रूल लगाएंगे तो Cl Br से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो हम क्या करेंगे, दोनों जो एक्सियल पोजीशन है उस पर Cl को लगा देंगे। अब एक Cl को मजबूरी में इक्विटोरियल पे रखना पड़ेगा, और बचे हुए दो इक्विटोरियल पोजीशन पे हम किसको डाल देंगे, ब्रोमीन को। अब गौर से देखिए यहाँ पे, अगर हम इसके बॉन्ड डाइपोल की बात करें तो ऊपर वाला बॉन्ड डाइपोल नीचे वाले बॉन्ड डाइपोल को फुली कैंसिल कर रहा है। अब इसका जो बॉन्ड डाइपोल होगा इन दोनों के बॉन्ड डाइपोल के रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड के तो बराबर होगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये P और Br की वजह से अराइज होगा ये वाला रिजल्टेंट, और ये जो हमारा बॉन्ड डाइपोल है वो P और Cl की वजह से अराइज है। तो ये दोनों जो वेक्टर होंगे वो डिफरेंट मैग्नीट्यूड के होंगे, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे, इवन दो ये दोनों एक दूसरे के साथ 180 डिग्री एंगल पे मेंटेन्ड है। एग्जैक्टली ऐसा ही केस है। तो ये मॉलिक्यूल आपका क्या है, रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट नॉन ज़ीरो है, क्योंकि 100% कैंसिल नहीं हो रहा है ये दोनों वेक्टर, तो इसलिए इस मॉलिक्यूल को हम क्या कहेंगे, पोलर। और रही बात इस मॉलिक्यूल की, तो यहाँ देखिए जो हमारा 2 Cl है वो दोनों Cl एक्सियल पे चला जाएगा क्योंकि ब्रोमीन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और तीनों ब्रोमीन यहाँ पे आ जाएंगे इक्विटोरियल पे। ये सिमिलर सिचुएशन है सेकेंड मॉलिक्यूल जैसा। The only difference is fluorine has been replaced by Cl and Cl has been replaced by bromine. अदरवाइज सब कुछ यहाँ पे फिर से सेम होगा। ऊपर वाला बॉन्ड मोमेंट नीचे वाले बॉन्ड मोमेंट को कैंसिल करेगा, या फिर आप कह सकते हैं ऊपर वाला बॉन्ड डाइपोल नीचे वाले बॉन्ड डाइपोल को 100% कैंसिल करेगा। इसका जो डाइपोल होगा ये जो हमारा वेक्टर होगा और इन दोनों का जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो सेम ही मैग्नीट्यूड के आएंगे, और दोनों के बीच का एंगल कितना है, 180, तो रिजल्टेंट विल बी 0, एग्जैक्टली सेम एज दिस। और अगर रिजल्टेंट 0 है तो ये मॉलिक्यूल हमेशा क्या होगा, नॉन पोलर के कैटेगरी में आ जाएगा। तो इस तरह से बच्चों टीबीपी ज्योमेट्री के अंदर अगर आपको एग्जैक्टली पता करना है कि वेदर द मॉलिक्यूल इज पोलर एंड नॉन पोलर, तो आपको बेंट रूल पता होना चाहिए, क्योंकि उसी के हिसाब से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को कहाँ पे डालना पड़ेगा, एक्सियल पोजीशन पे, और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा उसको कहाँ पे डालना पड़ेगा, इक्विटोरियल पोजीशन पे। नाउ कुछ और ट्रिक्स हैं। ये सारे ट्रिक्स जो है बच्चों ये ऑलरेडी आप लोगों के नीट में क्वेश्चंस कई बार पूछे जा चुके हैं, इसी से रिलेटेड है, तो इसको हम एक छोटे से ट्रिक्स के साथ आए हैं। कैसे आप लोगों को अगर सपोज क्वेश्चन में 4-5 मॉलिक्यूल दिए हैं और उनमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि विच मॉलिक्यूल इज पोलर एंड विच मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर, ऐसे केस में इस ट्रिक को अप्लाई करना है। तो बहुत सिंपल सा ट्रिक बनाया है, ध्यान दीजिएगा। सपोज अगर बेंजीन पे 2 ग्रुप्स लगे हैं और दोनों ग्रुप्स एक दूसरे के पैरा पोजीशन पे हैं और दोनों ग्रुप्स आपका सेम है, तब आपको कौन से केस में मॉलिक्यूल पोलर होगा, कौन से केस में नॉन पोलर होगा, इसके ऊपर क्वेश्चन कई बार जेई में और नीट में पूछे जा चुके हैं। सबसे पहले देखिए, अगर आपका ग्रुप मोनो एटॉमिक है, मतलब एक सिंगल एटम है, या फिर ग्रुप आपका कैसा है, लीनियर कहने का मतलब है कि उसका हाइब्रिडाइजेशन कितना होना चाहिए, sp होना चाहिए। तो वैसे केस में इस तरह का जो मॉलिक्यूल होता है उसका रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट 0 होता है और मॉलिक्यूल हमेशा क्या होगा, नॉन पोलर। एग्जाम्पल देख लीजिए। सबसे पहले इस मॉलिक्यूल को गौर से देखो, ये दोनों ग्रुप बराबर है, सेम है, और ये मोनो एटॉमिक है, सिंगल एटम है। तो इसका जो बॉन्ड डाइपोल होगा वो इसके बॉन्ड डाइपोल के साथ क्या होगा, कैंसिल, क्योंकि एग्जैक्टली इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 180 डिग्री। मैग्नीट्यूड वाइज भी दोनों सेम है, क्योंकि ये देखिए कार्बन और F की वजह से अराइज हुआ है, ये भी कार्बन और F की वजह से अराइज हुआ है। अगर इसका मैग्नीट्यूड A है, इसका भी A है, तो रिजल्टेंट आपका 0 हो जाएगा। सिमिलर सिचुएशन यहाँ पे हम दे सकते हैं। द ओनली डिफरेंस इज आई हैव रिप्लेस फ्लोरीन विथ Cl, तो इसका जो बॉन्ड डाइपोल होगा और इसका जो बॉन्ड डाइपोल होगा वो दोनों फिर से एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, तो यहाँ पे भी रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट कितना हो गया, 0 के बराबर। अब आते हैं तीसरे मॉलिक्यूल की। तो तीसरे मॉलिक्यूल में देखिए क्या है, बेंजीन से ग्रुप्स लगे हैं, ठीक है, अभी तक क्या थे, एटम्स लगे थे।
अगर कोई ग्रुप लगा है बच्चों, तो हमें क्या देखना है, बेंजीन से जो डायरेक्टली अटैच्ड एटम है उसको देखिए। अगर वो आपका sp नेचर का हुआ, ये दोनों, तो इसका मतलब ये ग्रुप आपका क्या है, लीनियर है। और लीनियर वाले केस में भी क्या होता है, डाइपोल मोमेंट हमेशा ज़ीरो होता है अगर ये दोनों ग्रुप्स आपके इक्वल हैं। अगर अनइक्वल होंगे बच्चों, तो दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर होगा नहीं, क्योंकि दो अलग अलग एनवायरनमेंट की वजह से वेक्टर बनेगा। तो वैसे केस में वो नॉन ज़ीरो हो जाएगा, मतलब वैसे केस में मॉलिक्यूल पोलर हो जाएगा। लेकिन जब दो सेम ग्रुप्स होते हैं और आपका ग्रुप आपका लीनियर है या फिर मोनो एटॉमिक है, तो ऐसे केस में मॉलिक्यूल हमेशा नॉन पोलर होता है और रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट उसका ज़ीरो होता है। इसी तरह से इसको देखिए, ये जो कार्बन है दिस इज sp कार्बन, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन है, और ये कार्बन भी आपका क्या है, sp कार्बन है। तो ये दोनों फिर से आपके कौन से ग्रुप्स आ गए, लीनियर ग्रुप्स आ गए। तो बेंजीन पे जब दोनों लीनियर ग्रुप्स आपके 180 डिग्री एंगल पे या पैरा पोजीशन पे मेंटेन्ड होगा, इसका भी रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट कितना लेना है बच्चों, ज़ीरो लेना है। सो आई होप सबको समझ में आ गया कि कब आपका रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट ज़ीरो होता है। नाउ दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर बेंजीन पे दो दो NO2 ग्रुप्स हैं, तो दो NO2 ग्रुप्स वाले जो मॉलिक्यूल होते हैं इनका भी रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट ज़ीरो ही देखा गया है। ऐसा क्यों, इसको आपको एक सिंपल से कंसेप्ट के अकॉर्डिंग समझते हैं। सबसे पहले देखिए बच्चों, ये जो NO2 है ये एक्चुअली में दो रेजोनेटिंग फॉर्म में एग्जिस्ट हो सकता है। रेजोनेंस का कंसेप्ट थोड़ा सा याद कीजिए। रेजोनेंस में क्या होती है, जो हमारा पाई इलेक्ट्रॉन होता है वो कॉन्जुगेशन में आता है, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होता है एक जगह से दूसरे जगह पे। तो ये जो हमारा मॉलिक्यूल है ना, इसमें दो दो NO2 ग्रुप्स हैं, वो दोनों NO2 ग्रुप्स के अंदर क्या होती है, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाती है, जिसकी वजह से हम इस NO2 को और इस NO2 को दो डिफरेंट फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर मैं सपोज इसको फर्स्ट ऑक्सीजन, इसको सेकेंड कहूँ, तो पहले स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं कि सेकेंड ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड है, बट सेकेंड स्ट्रक्चर में उसी नाइट्रोजन और फर्स्ट ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है। तो बेसिकली हम इस NO2 को क्या कर रहे हैं, दो डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में लिख रहे हैं, और ये दोनों स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहेंगे। और डिफरेंट डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को यूज़ करके, कंबाइन करके हम क्या बनाते हैं बच्चों, रेजोनेंस हाइब्रिड बनाते हैं। और रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होता है, जितने हमारे पास पाई इलेक्ट्रॉन है बच्चों, सिग्मा इलेक्ट्रॉन एज इट इज़ इंटैक्ट कर दो, ठीक है। और पाई इलेक्ट्रॉन आपका क्या था, पहले इन दोनों के बीच में था, फिर इन दोनों के बीच में चला गया, मतलब ये पाई इलेक्ट्रॉन इन तीनों एटम के बीच में डीलोकलाइज होता जा रहा है, ठीक है। इसको हम किस तरह से दिखाते हैं, डॉटेड लाइन से दिखाते हैं। वही सेम सिचुएशन यहाँ पे भी अराइज होगा। यहाँ भी देखिए, एक बार यहाँ डबल बॉन्ड है, एक बार यहाँ डबल बॉन्ड है, मतलब एक बार ये पाई इलेक्ट्रॉन इन दोनों के बीच में है, एक बार ये पाई इलेक्ट्रॉन इन दोनों के बीच में है। तो बेसिकली ये पाई इलेक्ट्रॉन इन तीनों एटम के बीच में डीलोकलाइज कर रहा है, इसको भी हमने डॉटेड लाइन से दिखा दिया। तो यहाँ पे देखो, जब ये डॉटेड लाइन से आप इसको दिखाएंगे तो आप एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड मोमेंट है वो ऑक्सीजन की तरफ होगा। यहाँ पे भी बॉन्ड डाइपोल आपका ऑक्सीजन की तरफ होगा, तो दोनों का रिजल्टेंट कहाँ पे होगा, नीचे की तरफ। यहाँ पे भी आपका बॉन्ड डाइपोल होगा ऑक्सीजन की तरफ, यहाँ भी ऑक्सीजन की तरफ, तो दोनों का रिजल्टेंट कहाँ लगेगा, ऊपर की तरफ। अब आप गौर से देखो, ये जो आपका रिजल्टेंट आया है वो भी इस तरह के ग्रुप्स की वजह से अराइज हुआ है, और ये जो रिजल्टेंट आया है वो भी इसी तरह के ग्रुप्स की वजह से अराइज हुआ है। और ये दोनों ग्रुप हमारे क्या है, नीचे और ऊपर सेम ही है, मतलब सेम ही एनवायरनमेंट की वजह से ये दोनों वेक्टर प्रोड्यूस हुए हैं। तो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, बराबर। अगर इसका ए लेती हूँ तो इसका भी ए लेना पड़ेगा। और दोनों वेक्टर अगर मैग्नीट्यूड वाइज सेम है और एंगल वाइज अगर एक दूसरे के साथ 180 डिग्री एंगल पे मेंटेन्ड है, तो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट इसका कितना हो जाएगा, ज़ीरो के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट इसका कितना हुआ बच्चों, ज़ीरो। मतलब ये मॉलिक्यूल भी हमारा क्या है, नॉन पोलर के अंदर ही आता है। सिमिलर तरह का केस एक और है हमारे पास। अगर आपके बेंजीन के दोनों ही जगह पे, मतलब एक दूसरे के पैरा पोजीशन पे
कार्बोक्सिलेट आयन होता है C+O तो यहाँ भी आप देख सकते हैं बच्चों कि नेगेटिव चार्ज एक्चुअली में C+O के साथ कॉन्जुगेशन बना रहा है, और कॉन्जुगेशन के चलते यहाँ भी आपका ये जो C+O है वो रेजोनेंस में आने की वजह से दो डिफरेंट स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट कर सकता है। एक बार यहाँ सिंगल बॉन्ड है, दूसरे स्ट्रक्चर में यहाँ डबल बॉन्ड होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे दूसरे स्ट्रक्चर में सिंगल बॉन्ड होगा। तो बेसिकली पाई इलेक्ट्रॉन्स आपका इन तीनों एटम के बीच में क्या हो रहा है, डीलोकलाइज। यहाँ पे भी पाई इलेक्ट्रॉन आपका इन तीनों के बीच में क्या हो रहा है, डीलोकलाइज। तो ये दोनों जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है हमारे, ये दोनों जो RS हैं, इन दोनों RS को यूज़ करके हम क्या बना सकते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड। और रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे बनेगा, देखिए रेजोनेंस हाइब्रिड में क्या करते हैं, सिंपली पाई इलेक्ट्रॉन को डॉटेड लाइन से हम दिखाते हैं। अब ये -1/2 मैंने क्यों दिया है उसको ध्यान से समझिए। आप मुझे ये बताइए, क्या ये ग्रुप और ये ग्रुप क्या कोई डिफरेंस है, नहीं ना, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ भी कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, यहाँ भी कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, यहाँ भी कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड है, उस पर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ भी कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड है, नेगेटिव चार्ज है। मतलब ये दोनों ग्रुप्स दोनों ही स्ट्रक्चर में क्या है बच्चों, सेम है। तो ऐसे कैनोनिकल स्ट्रक्चर को, ऐसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, इक्वल RS कहते हैं। और जब किसी मॉलिक्यूल के सभी कैनोनिकल स्ट्रक्चर सेम होते हैं एनर्जी वाइज या स्टेबिलिटी वाइज, तो उसका जो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है ना, उसमें जो चार्ज होता है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जैसे देखिए ये एक नेगेटिव चार्ज है, पूरे मॉलिक्यूल पे एक नेगेटिव चार्ज है, बट ये नेगेटिव चार्ज इस ऑक्सीजन पे भी जा रहा है, इस ऑक्सीजन पे भी जा रहा है। तो एक नेगेटिव चार्ज कितने ऑक्सीजन पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, 2 ऑक्सीजन पे। और सिंस दोनों स्ट्रक्चर बराबर हैं तो इसलिए 1/2 पार्ट इस ऑक्सीजन को मिलेगा, 1/2 पार्ट इसको मिलेगा। मतलब जब इक्वल RS होता है तो चार्जेस भी क्या होते हैं बच्चों, इक्वली ही डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो दोनों ऑक्सीजन पे मैंने -1/2 दे दिया। नीचे भी ये दोनों स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं बराबर है, तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन को -1/2 दे दिया। अब लॉजिकली सोचिए, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यहाँ भी ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो दोनों का रिजल्टेंट कुछ यहाँ लगेगा। लेटर से ये A मैग्नीट्यूड का है। यहाँ पे भी बॉन्ड मोमेंट या बॉन्ड डाइपोल कह लीजिए, ये ऑक्सीजन की तरफ है, यहाँ भी ऑक्सीजन की तरफ है, तो दोनों का रिजल्टेंट ऊपर की तरफ लगेगा। और सिंस ये जो रिजल्टेंट है और ये जो रिजल्टेंट है वो सेम टाइप के ग्रुप की वजह से जनरेट हुआ है, तो मैग्नीट्यूड वाइज भी ये दोनों वेक्टर क्या होंगे, सेम ही होंगे। तो इसलिए इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा बच्चों, रिजल्टेंट विल बी 0। तो इसलिए ये जो दोनों मॉलिक्यूल आप देख रहे हैं, जहाँ पे 2 NO2 ग्रुप है, ये 2 कार्बोक्सिलेट आयन है, दोनों मॉलिक्यूल एक्चुअली में क्या देखे गए हैं, नॉन पोलर देखे गए हैं। बट अगर ये कार्बोक्सिलेट आयन के जगह पे ये COOH ग्रुप अगर मौजूद होगा बच्चों, तो ये मॉलिक्यूल आपका नॉन पोलर देखा गया है, क्योंकि ऐसे केस में हमें 2 इक्वल RS नहीं मिलेगा। और जब 2 इक्वल RS नहीं मिलेगा तो इस तरह का सिचुएशन यहाँ पे तो अराइज होगा नहीं, तो इसलिए रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट आपका कैंसिल नहीं हो पाएगा, और इस वजह से ये मॉलिक्यूल आपका क्या होता है, नॉन पोलर होता है। रही बात इस मॉलिक्यूल की, तो ये कई बार नीट में आया हुआ है बच्चों, कई बार आपके JEE एडवांस में भी पूछे गए हैं। तो देखिए सबसे पहले ये जो मॉलिक्यूल है हमारा, ये 2 तरह से एग्जिस्ट कर सकता है, ये 2 फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। एक फॉर्म कैसा, ये दोनों OH आपका क्या होगा बेटा, सेम साइड होगा। आप देख सकते हैं दोनों बॉन्ड जो है OH बॉन्ड वो सेम साइड है। और एक ऐसा भी तो सिचुएशन अराइज हो सकता है कि दोनों OH बॉन्ड ऑपोजिट साइड हो। अगर हम पहले वाले स्ट्रक्चर को गौर से देखें तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड मोमेंट किसकी तरफ होगा, ऑक्सीजन, और यहाँ पे बॉन्ड मोमेंट किसकी तरफ होगा, ऑक्सीजन। दोनों का ये जो दोनों वेक्टर अराइज हुआ है वो सेम ही टाइप के बॉन्ड की वजह से अराइज हुआ है, तो मैग्नीट्यूड वाइज ये दोनों सेम रहेगा। अगर ये A है तो ये भी A है। अब लॉजिकली देखिए, आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि वेक्टर को हम शिफ्ट कर सकते हैं, है ना। तो हम यहाँ पे अगर इस वेक्टर को A मैग्नीट्यूड का मानते हैं और इस वेक्टर को उठा के अगर मैं इसके सामने रख दूँ, तो मैग्नीट्यूड वाइज तो ये दोनों सेम है।
अब एंगल भी इन दोनों के बीच में कितना है 180, तो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट कितना हो जाएगा 0। मतलब ये वाला जो फॉर्म है जहाँ पे दोनों OH एक दूसरे के ऑपोजिट है, ये मॉलिक्यूल कैसा है बेटा, नॉन पोलर है। लेकिन अगर इसकी बात करें तो यहाँ देखिए ये बॉन्ड मोमेंट ऑक्सीजन की तरफ, ये बॉन्ड मोमेंट भी ऑक्सीजन की तरफ। अब ये दोनों वेक्टर जो है वो सेम ही साइड में आ रहा है, तो रिजल्टेंट भी आपका इस डायरेक्शन में कहीं पे आएगा। अब अगर ये दोनों सेम ही साइड है तो इसका रिजल्टेंट कुछ ना कुछ तो होगा ही, मतलब ये एक कैंसिल नहीं होगा, मतलब ये दोनों वेक्टर एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर पा रहे हैं। और अगर कैंसिल नहीं कर पा रहे हैं इसका मतलब रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट कितना हुआ इसका, नॉन ज़ीरो। और अगर नॉन ज़ीरो है तो मतलब ये वाला जो फॉर्म है वो मॉलिक्यूल का कौन सा फॉर्म है, पोलार वाला फॉर्म है। तो अगर बच्चों आपको सिंपली ये मॉलिक्यूल दिया है और अगर आपको ये ना दिया हो, ये मेंशन ना किया हो कि OH का ओरिएंटेशन कैसा है स्पेस में, तब आप इस मॉलिक्यूल को क्या कहेंगे, पोलार। क्योंकि ये दोनों में से किसी भी फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, भले ये फॉर्म आपका नॉन पोलार है बट एटलीस्ट ये फॉर्म तो पोलार है ना, और ये मॉलिक्यूल आपका इस फॉर्म में एग्जिस्ट 100% कर सकता है। इसीलिए अगर दो मॉलिक्यूल के अंदर ये एग्जिस्ट कर रहा है जिसमें एक का ज़ीरो है और एक का नॉन ज़ीरो है, तो नेट डाइपोल मोमेंट कितना हुआ, नॉन ज़ीरो। और अगर नेट डाइपोल मोमेंट हमारा नॉन ज़ीरो है तो इस मॉलिक्यूल को हम पोलार कहेंगे। और सेम ही रीज़न बच्चों हम इसके अंदर भी लगा सकते हैं, सेम लॉजिक है। यहाँ पे बस हाइड्रोजन को मैंने किससे रिप्लेस कर दिया है, मिथाइल ग्रुप के साथ। रीज़न यहाँ पे भी फिर से सेम लगेगा। तो यहाँ पे भी हम क्या कहेंगे कि दिस मॉलिक्यूल इज ऑल्सो हैविंग नॉन ज़ीरो डाइपोल मोमेंट, एंड नॉन ज़ीरो डाइपोल मोमेंट की वजह से ये मॉलिक्यूल हमेशा क्या होगा बेटा, पोलार नेचर का होगा। नाउ फ्यू मोर क्वेश्चंस जो हमारे नीट में आ चुके हैं। सबसे पहले ये देखिए, आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले ही मैंने कहा था कि मॉलिक्यूल जितना ज़्यादा सिमेट्रिकल होता है, जितना ज़्यादा सेंट्रल एटम के चारों तरफ सराउंडिंग एटम सिमेट्रिकली अरेंज्ड होते हैं, उसका डाइपोल मोमेंट बहुत ही कम होता है। तो आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा बच्चों, जैसे अगर आपके पास CH4 है, आप एक एक करके हाइड्रोजन को लेटर से किसी हैलोजन से रिप्लेस करते जाइए। ये Cl, अब आपने 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस करके 2 Cl लगा दिया, फिर आपने 3 हाइड्रोजन को रिप्लेस करके 3 Cl लगा दिया, उसके बाद आपने चारों हाइड्रोजन को रिप्लेस करके चारों Cl लगा दिया। जैसे जैसे आप मीथेन में से एक एक हाइड्रोजन को हटा हटा के आप हैलोजन लगाते जा रहे हो, मॉलिक्यूल आपका सिमेट्रिकल नेचर की तरफ बढ़ता जा रहा है। और जैसे जैसे सिमेट्रिकल नेचर बढ़ता जाएगा डाइपोल मोमेंट कम होता चला जाएगा। तो सबसे ज़्यादा डाइपोल मोमेंट इन चारों में हम किसका एक्सपेक्ट करेंगे, मिथाइल क्लोराइड का। फिर यहाँ पे डाइक्लोरोमीथेन, यहाँ पे ट्राइक्लोरोमीथेन, और सबसे लीस्ट किसका होगा, टेट्राक्लोरोमीथेन का। सेकेंड क्वेश्चन भी नीट में आया हुआ है बच्चों, दिस इज ऑल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एक एक्सेप्शन है, देखिए यूजुअली यहाँ पे अगर इसको गौर से देखा जाए तो CH3 के साथ F है, CH3 के साथ Cl है, CH3 के साथ Br लगा है और CH3 के साथ I लगा है। डाइपोल मोमेंट एक्चुअली में होता क्या है, डाइपोल मोमेंट हमारा होता है Q इंटू डी का प्रोडक्ट। अगर चार्ज की बात करें बच्चों तो चार्ज वहाँ पे ज़्यादा होगा जहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा है, और डिफरेंस कहाँ पे ज़्यादा है, कार्बन और F के बीच में, क्योंकि फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इन चारों हैलोजन के अंदर। तो अगर चार्ज की बात करें तो फ्लोरीन पे ज़्यादा चार्ज है, और Cl पे चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो फ्लोरीन के कंपेरेटिवली थोड़ा सा कम है। अगर डिस्टेंस की बात करें, डिस्टेंस D यहाँ पे किसको इंडिकेट करता है, डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस के बीच का डिस्टेंस। तो अगर डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस किसका ज़्यादा होता है, कार्बन और Cl का डिस्टेंस ज़्यादा होगा, क्योंकि Cl बड़ा साइज़ का है फ्लोरीन से। तो सेंटर से सेंटर का डिस्टेंस यहाँ पे CCl का CF से ज़्यादा होगा। अब अगर डाइपोल मोमेंट की बात करें बेटा, तो डाइपोल मोमेंट ना इंडिविजुअली सिर्फ चार्ज पे डिपेंड करता है, ना इंडिविजुअली सिर्फ डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है दोनों के प्रोडक्ट के ऊपर। और जब एक्सपेरिमेंटली यहाँ पे ऑब्जर्व किया गया CF बॉन्ड और CCl बॉन्ड के चार्ज इनटू डिस्टेंस के प्रोडक्ट के ऊपर, तो ये ऑब्जर्व किया गया कि CH3Cl का डाइपोल मोमेंट CH3F से ज़्यादा होता है। और यही रीज़न है, यही एक्सेप्शन आपको कई बार नीट में
और जेई में पूछा जा सकता है। जो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एज वेल एज डिस्टेंस ऑफ CCl bond is more as compared to CF bond, because of which dipole moment of methyl chloride is greater than methyl fluoride. नेक्स्ट अगर क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या है। इसके लिए एक सिंपल सा ट्रिक और दिया है मैंने, इसको भी ध्यान से समझ लेते हैं। अगर आपके पास जैसे सपोज बेंजीन पे 2 ग्रुप्स हैं, एक को मैं X ले लेती हूँ, एक को मैं Y ले लेती हूँ, ठीक है। इफ X एंड Y बोथ आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, मतलब या तो दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर के होंगे या तो दोनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर के होंगे, तो हमें ये रिलेशन अप्लाई करना है। इसको कैसे अप्लाई करना है ध्यान दीजिए। सबसे पहले गौर से देखिए, मॉलिक्यूल कुछ ऐसा था, Cl लगा है। अब Cl किस तरह का ग्रुप है बच्चों? -I ग्रुप है, इतना आप लोगों को पता होना चाहिए। Cl -I इफेक्ट लगाता है, मतलब ये दोनों ग्रुप्स कैसे ग्रुप हैं? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हैं। अगर मैं बॉन्ड मोमेंट की बात करूं या बॉन्ड डाइपोल की बात करूं तो कार्बन और Cl में Cl ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो बॉन्ड डाइपोल Cl की तरफ होगा। और दोनों जो वेक्टर है बच्चों, सिंस आप देख सकते हैं कि वो सेम तरह के बॉन्ड की वजह से अराइज हुआ है, तो मैग्नीट्यूड वाइज भी ये दोनों सेम होगा। अब ये देखिए, अगर दोनों आपके EWG है, मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हैं, तो हमें ये रिलेशन अप्लाई करना है रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट को निकालने के लिए। क्या है रिलेशन? म्यू रिजल्टेंट इक्वल टू ν1 स्क्वायर प्लस ν2 स्क्वायर प्लस 2 ν1 ν2 कॉस थीटा, जहाँ पे थीटा क्या है? दोनों वेक्टर के बीच का एंगल। अब यहाँ पे दोनों जो Cl है ऑर्थो पे है, और ऑर्थो वाले ग्रुप्स के बीच का एंगल कितना होता है? 60 डिग्री। तो अगर मैं यहाँ पे देखिए, ν1 क्या है? पहले वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो कितना मैग्नीट्यूड है उसका? a स्क्वायर। ν2 क्या है? दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड, उसका भी क्या है? a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a और कॉस 60 डिग्री। अब कॉस 60 कितना होता है बताइए? ये तो a स्क्वायर प्लस a² प्लस 2a स्क्वायर, और कॉस 60 हमारा कितना होता है? दिस इज़ 1/2। तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा? ये दिस इज़ इक्वल टू 3a², मतलब इसको मैं लिख सकती हूँ √3a, ठीक है। अगर यही दोनों Cl लेटर से आपका मौजूद है मेटा पोजीशन पे, तो मैग्नीट्यूड वाइज दोनों वेक्टर तो सेम ही है, क्योंकि दोनों सेम ही वेक्टर हैं। ये a है तो ये भी a है, तो इसका रिजल्टेंट कितना हो जाएगा? a² प्लस a² प्लस 2a इंटू a स्क्वायर। बट अब कॉस हमें कितना लेना पड़ेगा? 120, और कॉस 120 कितना होता है? -1/2। तो अगर 2 और 2 यहाँ से कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा? a² प्लस a² माइनस a², ये दोनों कैंसिल हो गया, तो √a² का कितना बचेगा? a। और अगर मैं यहाँ पे यही दोनों Cl को एक दूसरे के पैरा पोजीशन पे डाल दूँ, तो a² प्लस a² प्लस 2a², बट कॉस अब कितना लेना पड़ेगा? 180, और कॉस 180 किसके बराबर होता है? -1, तो a² प्लस a² माइनस 2a² हो जाएगा। अब a² प्लस a² इज 2a², 2a² माइनस 2a² विल बी 0, मतलब ये मॉलिक्यूल का रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट 0 है। तो इसका मतलब ये मॉलिक्यूल कम्प्लीटली नॉन पोलर है, बाकी का नॉन ज़ीरो है, तो ये मॉलिक्यूल आपका पोलर हो गया। अब अगर कंपेयर करने के लिए बोला जाए तो किसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा आ रहा है? पहले वाले का। तो आप देख सकते हैं पहले वाले का डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा, फिर दूसरे वाले का, और सबसे लीस्ट किसका होगा बच्चों? तीसरे वाले का होगा, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं सेकेंड वाला ट्रिक अप्लाई करूं, तो सेकेंड वाला ट्रिक देखिए क्या है। इफ़ X इज़ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, मतलब एक आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होना चाहिए और दूसरा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का होना चाहिए। NO2 किस तरह का ग्रुप होता है? -M, और OH के पास लोन पेयर होता है, जिसकी वजह से वो किस तरह का ग्रुप होता है? +M। जल्दी मैं आप लोगों को ट्रिक्स बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, +M और -M किस तरह से हम आइडेंटिफाई करते हैं किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर, उसके लिए भी छोटा सा ट्रिक्स आप लोगों को मैं बताऊंगी। तो यहाँ पे देखिए OH के पास लोन पेयर है, जिसके पास लोन पेयर होता है ना, और अगर वो लोन पेयर कॉन्जुगेशन में है तो हम उसको +M ग्रुप की तरह ट्रीट करते हैं। तो ये हमारा +M है, ये हमारा -M है।
अगर एक प्लस एम और एक माइनस है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है, तो जस्ट पॉजिटिव साइन को हमें नेगेटिव साइन से रिप्लेस कर देना है। तो देखिए क्या होगा, पहला वाला मॉलिक्यूल ये है, OH के ऑर्थो पे NO2 है, तो म्यू रिजल्टेंट कितना होगा। अब आप ये भी देख सकते हैं दो अलग अलग बॉन्ड है यहाँ पे, एक कार्बन नाइट्रोजन एक कार्बन ऑक्सीजन, तो बॉन्ड डाइपोल का जो मैग्नीट्यूड होगा वो भी अलग अलग होगा। लेट अस से ये A है ये B है, तो पहले का A² दूसरे का B² प्लस 2AB, बट अब कॉस कितना लेंगे यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे माइनस लेना पड़ेगा क्योंकि दो अलग अलग ग्रुप्स हैं, अब एक डोनेटिंग और एक विड्रॉइंग, तो ये हो जाएगा कितना A² प्लस B² और ये होगा -2AB और cos 60। अब cos 60 कितना होता है हमारा, तो A² प्लस B² -2AB और cos 60 तो 1/2 होता है, तो यहाँ से 2 और 2 हमारे कैंसिल हो गए, तो ये कितना आ जाएगा A² प्लस B² माइनस AB के बराबर। अगर मैं मेटा वाले की बात करूँ तो मेटा वाले का कितना होगा, देखिए सपोज ये A इसका B मैग्नीट्यूड है वेक्टर का, तो A² प्लस B² -2AB और cos 120। अब cos 120 कितना होता है -1/2, तो 2 और 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, बट माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो गया A² प्लस B² प्लस 2AB। और रही बात OH और पैरा वाले पोजीशन की, तो म्यू रिजल्टेंट कितना होगा A² प्लस B² -2AB और cos 180। अब cos 180 आपका -1 होता है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना होगा A² प्लस B² प्लस 2AB। तो ये आप इसको कंपेयर कीजिए, ये A² प्लस B² प्लस 2AB है, ये A² प्लस B² माइनस AB है, और यहाँ पे आपका कितना आया था, सॉरी दिस इज प्लस AB क्योंकि 2 कैंसिल हो गया है। तो अगर आप कंपेयर करेंगे बच्चों तो यहाँ पे क्या है +2AB है, यहाँ पे प्लस AB है और यहाँ पे माइनस AB है, बाकी सारे टर्म्स तो सेम ही है। तो सबसे ज़्यादा रिजल्टेंट किसका आएगा, पैरा वाले का, ठीक है। तो पैरा वाले का सबसे ज़्यादा है, फिर मेटा वाले का, और सबसे लीस्ट किसका है, ऑर्थो वाले का। तो इसका डाइपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा, फिर इसका, और सबसे लीस्ट इसका होगा। सो आई होप ये आप लोगों को बहुत यूज़फुल होगा। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चों। केमिकल बॉन्डिंग से कई बार क्वेश्चंस आपके जब आते हैं नीट और जेईई में, तो केमिकल बॉन्डिंग से इस टॉपिक को सिलेक्ट किया जाता है। और डाइपोल मोमेंट जो टॉपिक है हमारा बहुत ही कॉमन टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और बहुत ही ईजिली अगर आप स्कोर करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए, इसको केयरफुली समझिए, और जो भी अगर आपकी क्वेरीज है उसको कमेंट बॉक्स में डालिए, हम उसको क्लियर करेंगे। थैंक यू एवरीवन।